है ना क्लास 6 की विज्ञान का किताब अध्याय 10 जिसका नाम सजीव विशेषताओं का अन्वेषण है ना। ये आपका अध्याय का नाम है। ये आपका क्या है? है ना। इसमें हम लोग बहुत सारे चीजों को पढ़ेंगे और आप लोग को बुक को हमने पढ़ाए। बुक में बहुत सारे आपको कठिन कठिन शब्द दिखे है ना। और उसी कठिन शब्दों को मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे लिख डाले हैं और उसको मैं एक टॉपिक के रूप में महत्वपूर्ण बिंदु बना दिए। क्या बना दिए? है ना। आपके ब्लैक बोर्ड कृष्ण पट पे टोटल आपको है ना 17 पॉइंट लिख डाले। कितना? 18 पॉइंट। कितना पॉइंट लिखे हैं? 18 पॉइंट लिख डाले हैं, जो कि हम बारी बारी से है ना हर एक पॉइंट पे अच्छे तौर से हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना, चर्चा करेंगे। जैसे पॉइंट नंबर आपका पहला में आपका पॉइंट नंबर है सजीव। क्या है? सजीव। तो यदि आपसे कोई पूछेंगे कि सजीव क्या है, तो बोलेंगे कि वैसा जीव जिसमें जान हो, प्राण हो, बोल सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है ना। ये सारे क्या कहलाएंगे? सजीव कहलाएंगे, है ना। ये क्या कहलाएंगे? सजीव। जो बढ़ते हैं, प्रजनन करते हैं, है ना, सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे? सजीव। क्या कहलाएंगे? सजीव कहलाएंगे। अब आपका पॉइंट नंबर 2 है ना, जिसका नाम है निर्जीव। क्या नाम है? निर्जीव। तो निर्जीव ऐसी वस्तु को कहेंगे जिसमें आपकी जान नहीं हो, प्राण नहीं हो, जो बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, टहल नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है ना, जो बढ़ नहीं सकता है, प्रजनन नहीं कर सकता है, सांस नहीं ले सकता है, उत्सर्जन नहीं कर सकता है। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या कहेंगे? निर्जीव। जैसे निर्जीव में आप देख लो, कुर्सी देख लो, टेबल देख लो, आपका रूम का कमरा देख लो, है ये छड़ी देख लो, ये सारे के सारे क्या है? निर्जीव। क्या है? निर्जीव। क्या है? निर्जीव। क्या आपका पॉइंट नंबर 2 क्लियर हुआ? जी। चलिए पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। आपको किताब में जो आपका अध्याय है, अध्याय में ही अन्वेषण शब्द है। अन्वेषण है ना जी। तो अन्वेषण का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना, पता लगाना, जांच करना, है ना। तो अन्वेषण का मतलब क्या हुआ? जांच करना, पता लगाना, खोजबीन करना, है ना। किसका मतलब हुआ? अन्वेषण। किसका मतलब? अन्वेषण। क्या ये चीजों को समझने में कोई दिक्कत नहीं? चलिए आपका आगे के जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 विशेषता। तो विशेषता मतलब होता है गुण। विशेषता मतलब गुण। जैसे हम बता चुके हैं कि हर एक के पास दो तरह का गुण होता है। एक आपका अच्छा गुण, एक आपका खराब गुण, जिसको कह सकते हैं अवगुण। क्या बोल सकते हैं? अवगुण। तो गुण को ही हम लोग उसको क्या कहते हैं? विशेषता। क्या कहते हैं? विशेषता। जैसे हम बताए थे कि सजीव का विशेषता है कि सजीव बोल सकता है, चल सकता है, बढ़ता है ना। बढ़ता है मतलब वृद्धि करता है, उनकी विकास होता है ना। वो सोचने की क्षमता रखते हैं, है ना, प्रजनन करते हैं, सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो ये सारे के सारे किसकी विशेषता हुई? सजीव। किसकी हुई? सजीव। तो विशेषता को ही हम लोग गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण। क्या आपको पॉइंट नंबर 4 समझने में कोई दिक्कत नहीं? चलिए एक आता है उद्दीपन। तो उसको अंग्रेजी में स्टिमुलस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके बॉडी में या कोई भी चीज को आप छूते हैं तो डायरेक्ट आपके बॉडी में कुछ रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि आप गरम बर्तन को छू लीजिए, जो गरम रहेगा तो जैसे आपको जलेगा तो आप में क्या हुआ? अनुक्रिया हुआ ना। अनुक्रिया हुआ कि नहीं हुआ? किसी भी वस्तु या कोई भी पदार्थ को छूने से जो अनुक्रिया प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उद्दीपन। क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं।
क्या करता है? जैसे मान लीजिए कि आप एक बार बर्तन छू लेंगे, जरा हुआ तातल बर्तन छू लेंगे, गर्म बर्तन छू लेंगे, तो क्या वो दोबारा बर्तन को छूने की इच्छा करेगी आपको? तो क्या इससे आपको प्रेरित हो गए कि नहीं हो गए? क्या इससे प्रेरणा मिला ना कि गर्म बर्तन को छूना नहीं चाहिए, है ना? अभी छुएगा तो आपका हाथ जलेगा, जलेगा ना? बिल्कुल जलेगा। आप गर्म पानी है, आप गर्म पानी में आप हाथ डालिएगा तो क्या होगा? आपको ठंडा लगेगा? ऐसा लगेगा? गर्म लगेगा। तो आपको पॉइंट नंबर 5 क्लियर हो गया। अब आता है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान कहने का मतलब कि जो चीज बहुत दिन के बाद होने वाला है और उसको का अनुमान हम खुद पहले कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग कह रहे हैं कि स्कूल 18 तारीख से बंद हो जाएगा ना? क्या इसका अनुमान पहले किए हुए हैं? तो अभी 18 तारीख तो आया है नहीं, लेकिन अनुमान पहले किए हुए, तो इसी को कहते हैं पूर्वानुमान। क्या कहते हैं? पूर्वानुमान। मान लीजिए कि आज है ना, आज मान लीजिए हम बोल देते हैं कि कल वर्षा होगा। अनुमान तो आज कर लिए, लेकिन कल वर्षा होगा या ना होगा क्या ये गारंटी है? अभी वर्षा हो जाएगा तो कह सकते कि मेरा जो अनुमान है बिल्कुल क्या है? सही है। तो कोई भी चीज को यदि पहले अनुमान कर लेना, पहले जांच कर लेना, पहले सोच लेना, उसी को क्या कहते हैं? पूर्वानुमान। क्या कहते हैं? पूर्वानुमान। चलिए, आपका पॉइंट नंबर 6 कंप्लीट हुआ और पॉइंट नंबर कितना आते हैं? 7 में आपका उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। सभी सजीव प्राणी को अपने बॉडी से जो गंदे पदार्थ निकालते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो सजीव प्राणी क्या क्या निकाल सकता है? मूत्र, है ना? मूत्र हो सकता है, और क्या कह सकते हैं? मूत्र हो गया, पसीना हो गया, है ना? ये सारे के सारे और ऐसी चीज हैं जो कि क्या करते हैं? निकलते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। और ये चीजों को निकालने का जो प्रोसेस हुआ उसको क्या कहेंगे? उत्सर्जन। उत्सर्जन कौन करेंगे? सजीव या निर्जीव? सजीव। कौन करेंगे? सजीव करेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर अब 8 पे आते हैं। आता है श्वास लेना या सांस लेना, है ना? तो कहता है कि हवा में जो ऑक्सीजन है, हवा में जो ऑक्सीजन है अपने बॉडी में लेना, और आपके बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना। तो सांस, है ना? सांस को बाहर लेना, सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना क्या कहलाता है? सांस लेना। क्या कहलाता है? सांस लेना। मतलब आप वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, क्या उसको आप अपने नाक के सहारे क्या आपने बॉडी के अंदर लिया? जी। तो जब जो चीज को हम अंदर लेते हैं तो उसको अंतर शोषण कहेंगे, और जब आपको जो बॉडी में गया उसके साथ आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसको हम लोग बाह्य शोषण कहेंगे। तो बाह्य शोषण जो अंतर शोषण बराबर सांस लेना। क्या कहलाता है? सांस लेना। क्या इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं? अब आता है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में है संसाधन। हम बोले थे कि दुनिया का जो भी वस्तुएं हैं, आपकी इच्छाओं, आपकी आवश्यकताओं की यदि पूर्ति कर देता है, अब पूर्ति करने पर आप खुश हो जाते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे मान लो कि ये क्या हमारे लिए संसाधन है कि नहीं है? क्या इसके सहारे हम लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? तो लिख रहे हैं तो मेरी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना? तो ये क्या है? संसाधन। क्या ये छड़ी क्या हमारे लिए संसाधन है कि नहीं संसाधन है? क्या ये पढ़ाने में हमको मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन। आप जो भी खाना पीना जो भी खाते हैं वो भी आपके लिए क्या है? संसाधन। क्या है? संसाधन। जितना भी गाड़ी घोड़ा है वो भी आपके लिए क्या है? संसाधन। क्या आपको इच्छाओं को पूर्ति करता है कि नहीं करता? तो जो वस्तुएं या जो भी चीज आपकी इच्छाओं को पूर्ति करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन। क्या कहते हैं? संसाधन। चलिए, आपका पॉइंट नंबर 10 जलांडक। क्या आता है? जलांडक। तो हम बताए थे कि मेढक के जो अंडे के जो समूह होते हैं, मेढक के जो अंडे के समूह होते हैं
उसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं? जलांड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जलांड कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मेढक का जीवन चक्र। अब मेढक है ना, अपने बच्चों को कैसे वो बड़ा होता है, अपने आप को कैसे बड़ा होता है। तो देखिए मेढक का जो पहला अवस्था है कि मेढक पहले अंडा देता है। क्या देता है? अंडा। तो अंडा के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? जलांड। क्या कहते हैं? जलांड, है ना। और ये फिर क्या देता है? लार्वा। क्या देता है? लार्वा। तो लार्वा देता है। तो इसमें दूसरा जो चीज आता है, इसमें टाइडपोल। क्या आता है? क्या आता है? और आपका प्यूपा में जो अवस्था ये प्यूपा हुआ, प्यूपा में मंडूका। क्या होता है? मंडूका। और आपका चौथा में जाके आपको मंडूका धीरे धीरे बड़ा होके वयस्क मेढक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वयस्क मेढक बन जाते हैं। तो यदि आपको पूछेगा कि मेढक का जीवन चक्र या मेढक का निर्माण कैसे होता है, तो बोलिएगा कि मेढक निर्माण पहले आपको उसमें अंडा आता है, अंडा के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा के बाद वयस्क मेढक। ये इस चीज का निर्माण होता है। अब आता है पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12, सूर्यास्त और सूर्योदय। तो सूर्यास्त के मतलब होता है सूर्य जोड़ अस्त, मतलब होता है कि सूर्य का डूबना, सूरज भगवान का डूब जाना सूर्यास्त कहलाता है। सूर्योदय सूर्य जोड़ उदय, है ना, सूर्य जोड़ उदय, है ना, सूर्य का उगना, है ना, सूरज भगवान का उगना सूर्योदय कहलाता है। क्या कहलाता है? सूर्योदय। क्या कहलाता है? सूर्योदय। कहा जाता है कि जापान को उगते सूर्य का देश बोला जाता है। जापान को उगते सूर्य का देश बोला जाता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो सूर्य निकलते हैं वो जापान में। कहाँ निकलते हैं? जापान में। लेकिन भारत के एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वहां पे सूर्य या सूर्योदय सबसे पहले होता है। सबसे पहले होता है। नाम ही है अरुणाचल प्रदेश। अरुण मतलब शुरू होता है, अरुण मतलब शुरू होता है। इसी कारण से अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सभी से पहले होता है, सभी राज्य से पहले होता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और इसकी राजधानी ईटानगर। इसकी राजधानी कहाँ? ईटानगर। चलिए अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 है रेशम कीट का जीवन चक्र। तो जो रेशम कीट का जो जीवन चक्र है, जैसे आप पढ़े मेढक का जीवन चक्र, उसी प्रकार से रेशम कीट का जीवन चक्र है। रेशम कीट में भी पहले आपका अंडा आता है, उसके बाद लार्वा, उसके बाद प्यूपा, उसके बाद रेशम कीट, है ना, रेशम कीट। और रेशम कीट के सहारे ही रेशम वस्त्र का निर्माण किया जाता है। क्या जाता है ना। और रेशम कीट जो रहता है शहतूत के पेड़ पे। कहाँ रहता है? शहतूत के पेड़ पे। जब वो कच्चा होते हैं तो हरा होता है, जब धीरे धीरे और बड़ा होते हैं तो थोड़ा लाल होते हैं, जब पूरे पक जाते हैं तो काला हो जाते हैं ना। और वो छोटा छोटा होता नहीं होता है। और उसकी टहनी बहुत मतलब लचीला होता है और बहुत कमजोर भी होता है, वो जल्दी टूट भी सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आता है ना पॉइंट नंबर 14 आता है टाइडपोल। क्या आता है? टाइडपोल। तो मेढक के जो बच्चे होते हैं, मेढक के जो बच्चे होते हैं, है ना, जब तक उसमें कुछ पैर आ जाते हैं और कुछ नए भी पैर आ जाते हैं, तब तक उनकी अवस्था को क्या कहते हैं? टाइडपोल। क्या कहते हैं? टाइडपोल। तो मेढक के बच्चा को हम लोग टाइडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइडपोल। और ये भी बताए थे कि मेढक उभयचर प्राणी है, ये आपको जमीन में भी रहते हैं और आपका पानी में भी रहते हैं ना। तो ये आपको ध्यान देना है। जब वो पानी में रहते हैं तो अपने फेफड़ा से सांस लेते हैं, है ना, कहाँ से लेते हैं? फेफड़ा से सांस लेते हैं। और जब वो स्थल पे रहते हैं तो अपने त्वचा से सांस लेते हैं, है ना, त्वचा, समझ में आ रहा है? इससे सांस लेते हैं। कौन? मेढक। कौन सांस लेते हैं? मेढक। चलिए अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 15, है ना, बीज को अंकुरित करने वाला कारक। पॉइंट नंबर 15 में क्या है? बीज को अंकुरित करने वाला कारक। अब बीज कैसे धीरे धीरे बड़ा हो, तो बड़ा होने के लिए उसके लिए कुछ कारक होना चाहिए। तो बीज को पहले तो हवा होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए, मिट्टी होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए और नमी होना चाहिए।
होना चाहिए ना जी। हालांकि मान लीजिए कि मिट्टी भी नहीं भी होता है, यदि आप कोई कपड़ा में बांध दीजिएगा ना तो हाँ उसको नमी, वायु, प्रकाश सब मिल जाता है, जिससे भी बीज अंकुरित हो जाता है, नहीं हो जाता है जी। जैसे आप चना को फुला दीजिए, अब फुला के आप गेठरी जैसा कोई कपड़ा में बांध दीजिए, अब बांध देने के बाद 1 से 2 दिन के बाद उसको देखिए, उसमें आपको जो होगा वो अंकुरित होने लगेगा। होने लगता है कि नहीं होने लगता है? तो आपका ये जो बीज को बढ़ने का जो प्रोसेस है, अंकुरित होने वाला ये कारक है। चलिए आता है पॉइंट नंबर 16, है ना, सजीव का लक्षण। तो मैंने पहले भी बता दिया था कि सजीव का लक्षण क्या क्या है। तो सजीव बढ़ सकता है, बढ़ना मतलब वृद्धि कर सकता है, सजीव गति कर सकता है, दौड़ सकता है, चल सकता है, बोल सकता है ना, सजीव श्वसन कर सकता है, सांस ले सकता है, सजीव उत्सर्जन कर सकता है ना, सजीव प्रजनन कर सकता है, और सजीव का विकास होता है ना, उसकी बॉडी में विकास होगा, है ना, होता है ना, तो ये विकास होगा। विकास कहने का मतलब कि पूरे विकास होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, है ना, उसमें ज्ञान आती है, बुद्धि आता है, विवेक आता है, गुण आता है, उस सारे के एक बार को मिला के बोलेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं विकास। क्या बोलते हैं? विकास। मतलब डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट। चलिए पॉइंट नंबर आते हैं 17, कीटभक्षी पौधा। कीटभक्षी पौधा कि वैसे पौधा जो कीट मकोड़े को खाते हैं, कीट मकोड़ों के खाते हैं, तो वैसे पौधे को क्या कहेंगे? कीटभक्षी पौधा। अभी आपको कीटभक्षी पौधा 2 को दिखाया गया है, एक का नाम है घटपर्णी और एक का नाम है ड्रोसेरा। क्या नाम है? ड्रोसेरा। तो कीटभक्षी पौधा समझ में आ गया कि जो पौधा है ना कीट को खाते हैं, जो पौधा कीट को खाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कीटभक्षी पौधा। और घटपर्णी जो है, कीटभक्षी पौधा में आपका घटपर्णी जो पौधा है आपको ज्यादा मेघालय, इंडोनेशिया ऐसे आपको जगह पे पाए जाते हैं। कौन? घटपर्णी पौधा। अच्छा है ड्रोसेरा, ये भी आपको मेघालय और आपका इंडोनेशिया के क्षेत्र में पाए जाएंगे, है ना, घटपर्णी और ड्रोसेरा। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 18। पॉइंट नंबर 18 में कहता है कि मच्छर काटने से बीमारी। तो पहले बात जान लो कि जो मच्छर काटता है मादा मच्छर काटता है। कौन काटता है? मादा। कौन काटता है? मादा। नर मच्छर नहीं काटता। कौन मच्छर काटता है? मादा। तो मादा मच्छर काटने से जो बीमारी होता है उसका नाम हम लिख देंगे, जैसे डेंगू। क्या है? डेंगू, जिसको हम लोग हड्डी तोड़ बुखार भी करते हैं। डेंगू जिसको होता है उसकी बुखार बहुत तेज होता है, उसको हम लोग हड्डी तोड़ बुखार भी करते हैं। मलेरिया, मलेरिया सब लोग सुना है ना, और आपका टाइफाइड, चिकनगुनिया, ये सब आपका बीमारी का नाम है। यदि आपसे कोई पूछते हैं कि मच्छर से काटने वाले, है ना, मच्छर को काटने से कौन कौन बीमारी होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया। मतलब डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया ये किससे होते हैं? मच्छर काटने से। किससे होते हैं? मच्छर काटने से। किस प्रकार का मच्छर? मादा मच्छर को काटने से ये बीमारी होता है। चलिए आपको इसमें से कुछ आपको है ना वर्ड है, आपका इंग्लिश का वर्ड लिखे शॉर्ट में, जिसका फुल फॉर्म भी आपको हम लिख दिए ब्लैक बोर्ड पे। देखिए आता है KVIC। इसका यदि कोई तुमसे पूछेंगे फुल फॉर्म तो बोलिएगा खादी। K फॉर खादी। अरे आपका ये आपका एंड का सिंबल है, ये आपका क्या है? एंड का सिंबल है। V फॉर विलेज, I फॉर इंडस्ट्री, C फॉर कमीशन। C फॉर कमीशन मतलब खादी ग्रामीण, है ना, उद्योग आयोग। इसको हम लोग हिंदी बोलेंगे खादी ग्रामीण उद्योग आयोग, इसको हिंदी में बोलेंगे। अब देखिए एक बड़ा लिखे है रेशम कीट का अध्ययन। यदि मान लीजिए कि रेशम कीट के बारे में यदि हम डिटेल जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी अध्ययन को हम लोग सेरीकल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? सेरीकल्चर। क्या कहेंगे? सेरीकल्चर। क्या कहेंगे? सेरीकल्चर। और इसमें और बड़ा आया था मृत। क्या आया था? मृत। मृत मतलब होता है मरा हुआ। मृत मतलब मरा हुआ, अर्थात मरा हुआ चीज किस तरह का रहेगा?
निर्जीव के जैसा। किसके जैसा रहेगा? निर्जीव के जैसा। तो आपको इतना सारे पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं। क्या छोड़ दें? जी। ठीक।